हेलो वर्स, आई एम सिद्धार्थ सिंह एंड टुडे वी गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्री बार्गेनिंग का। तो बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। प्लीज़ जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है उसको डिटेल में लिखिए। बहुत से लोग CRPC IPC में ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कि वो समझ में नहीं आता वो CRPC है या IPC है। अभी हम लोग CRPC पे बना रहे हैं सारे वीडियो, तो अगर उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसी से पूछिए। IPC हम लोग नेक्स्ट लेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ उस सुझाव को, सजेशन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं सर को। और लाइक करिए इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को, कोलीग्स को इस वीडियो के बारे में बताइए। हम लोग किसी निर्दोष को नहीं चाहते हैं कि सज़ा हो जाए, या फिर जानकारी के अभाव में वो कुछ उसको नुकसान हो जाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्री बार्गेनिंग। सर ये क्वेश्चन आया हुआ है जी जी जो एक व्यूअर्स ने पूछा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर मैं डिटेल बता दें। अभी पहले मैंने एक वीडियो बनाया है समरी ट्रायल। जी, समरी ट्रायल ये भी लगभग उसी से मिलता जुलता है, संशोधन सेम है ना। ये एक चैप्टर 21 पे था समरी ट्रायल। जी, उसी चैप्टर 21 में 21 ए है, ए जोड़ दिया गया। जी ठीक है। जी अब ये प्ली बार्गेनिंग नाम दिया गया इसको, है ना। जी। ये सौदा अभियोजन है, अच्छा एक तरह का समझौता है। ये अभियोजन के पूर्व जी एक न्याय विचारण के पूर्व एक समझौता है जी। जिसको सौदा अभिवाद कहते हैं। सौदा अभिवाद भी कहा जा सकता है। जी। अभिवचन जो कहते हैं ना, जी। जो कहा जाए, ये अपराधी की तरफ से मूव किया जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये संशोधन 2005 में लाया गया। 2005 में, जी, नोट कर सकते हैं आप। जी 2005 में लाया गया। जी इसका प्रकाशन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ 3 जुलाई 2006 को, जी। और 5 जुलाई 2006 को ये प्रभावी हो गया, अच्छा है ना। जी। तो इसमें 2265 जो सेक्शन है जो CRPC का, जी उसी के साथ 265 ए जोड़ दिया गया। अच्छा, 265 ए जोड़ दिया दिया गया। गया। 265 सेक्शन में 265 ए ए जोड़ दिया गया। ओके। उसके बाद इसको लाया गया। जी। जैसे चैप्टर जोड़ा गया ना, 21 ए जोड़ा, ऐसे ही सेक्शन 265 ए जोड़ दिया गया। अच्छा, 265 ए जोड़ दिया गया। अब इसमें ए से 265 ए से यल तक की उपधाराएं हैं। अच्छा, ए से लेके एल तक इसको आगे बढ़ाया गया। धारा में बनाया गया है जी। इसको, है ना। सब सेक्शन। अब इसका उद्देश्य ये था, है ना, जी कि न्यायालय पर बढ़ते हुए बोझ की वजह से लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं। जो लोग जेल जाते हैं उनको वहाँ से बेल मिलना मुश्किल हो रहा है जी और पूरा परिवार उसके पीछे परेशान है। जी जब तक कोई अपने को निरपराधी न साबित करे। जी जी ऐसा भी हो सकता है उसमें से कुछ निरपराध भी हों, जी है ना। जी। तो ऐसी स्थिति में एक सरल रास्ता निकालने के लिए कि अभियोजन को उसका क्षतिपूर्ति मिल जाए, एक न्यायालय से बाहर जो समझौता होता है उसको न्यायालय पे कर दिया गया। अच्छा, है ना। जी। पहले ये था कि जो हम लोग प्रैक्टिकल में लाते थे कि जैसे जिसमें दोनों पक्षों में कंप्रोमाइज हो जाए तो एविडेंस वगैरह दिलाने में ही इधर उधर करके उसको बचाते थे, लेकिन उसको एक लीगल प्रोसेस में लाया गया, जी, है ना, जी, इस संशोधन के माध्यम से। जी। अब उसको इस तरह का समझौता बनाया गया। उसका उद्देश्य ये था कि किसी तरह से मुकदमे कम किए जाए, है ना। जी, तो इसके माध्यम से बर्डन कम पड़े। हाँ, उसको जो समझौते में अपराधी अपराध स्वीकार कर लिया उसको कम से कम सजा हो, जी, है ना। अच्छा, उसको रिबेट मिल जाए। ये लाया गया 2005 में। जी, 2005 में लाया जी, गया, है रिबेट ना। मिल जाए। जी हाँ, यद्यपि इसकी आलोचना भी बहुत हुई जी। कि एक बाईपास रास्ता निकाला गया है जी न्यायालय से अलग जाके, जी, है ना। जी, जबकि सबको ट्रायल में जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है जी। कि अगर अपराधी है हाँ, तो न्यायालय ट्रायल में पर ही जाना उसका चाहिए। ट्रायल हो, जी, जी। है ना। और ये एक बाईपास रास्ता है, जी, मगर इससे प्रैक्टिकल में तो बहुत कम ये सेक्शन का प्रयोग हो रहा है। जी। प्रैक्टिकलिटी में बहुत प्रैक्टिकल का सब ट्रायल वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन ऐसा किया जाए, अमेंडमेंट का मोटिव यही है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिले। जी। अब इसका अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है ना? जी जी अब उसके बाद ये धारावार हम चर्चा करेंगे कि ये किस पर लागू होगा, है ना? इसीलिए इस पर बाधाएं कर दी गई कि अच्छा। बाई पास इसको न माना जाए। जी इस नाते इसमें कुछ ये रोक लगाई गई जी कि अपराधी को सजा हो इसमें, है ना, पूरी तरह से मुक्त ना हो और उसके योज में क्षतिपूर्ति भी उसको अभियोजन को मिल जाए, जी। जो एग्रीव्ड पर्सन है, विक्टिम जिसको कहते हैं, जी है ना। तो कहाँ कहाँ ये प्रभावी है, पहले ये चर्चा करें। तो 265 ए 265 ए ए में ये है कि ये कि कहाँ कहाँ प्रभावी होगा, जी है ना। जी तो जितनी FIR 173 के तहत पुलिस जो रिपोर्ट पहले से दर्ज करके और जिस पर जांच करके रिपोर्ट न्यायालय पर भेजती है, उसमें जी है ना, जी वही केसेज इसमें टेकअप होंगे, वही केसेज लिए जाएंगे जी जिनमें गंभीर अपराध ना हो। जी ठीक, जी इस प्रतिबंध के साथ लागू किया गया कि ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा हो। कम की सजा हो, या ऐसे कह सकते हो कि उस पर लागू नहीं होगा, उस पर ये सेक्शन नहीं लागू होगा जो अपराध 7 वर्ष से अधिक की सजा जिसमें हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास हो सकता है, जिसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अच्छा, उसमें ऐसे केसेज को इसमें टेकअप नहीं, CRPC के इस सेक्शन में नहीं दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जी दूसरी बात 173 से जो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा हो गया, और दूसरा ये हो गया 20 में जो कंप्लेंट केसेज हैं, जिसमें 200 का बयान कोर्ट पे हो गया, वादी का बयान हो गया और गवाहान का बयान हुआ, और 204 में न्यायालय ने अभियुक्त को नोटिस जारी करके तलब कर लिया कोर्ट पे, है ना, कि वो ट्रायल जमानत के लिए। ऐसे केसेज में वहाँ भी यही चीज़ लागू है, वहाँ भी ये वही लागू होगा जहाँ 7 वर्ष से कम की सजा हो, है ना, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड जैसे केसेज में ये लागू नहीं होगा, नहीं, सौदा अभिवचन लागू नहीं होगा। क्लियर जी, क्लियर। और बता रहे जितने आर्थिक अपराध है, सामाजिक आर्थिक अपराधों पर ये लागू नहीं होगा जी। बच्चों, चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत बच्चों के ऊपर लागू नहीं होगा, बच्चों से संबंधित अपराध पे लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब बच्चों और महिलाओं के संबंधित अपराध पर नहीं लागू, ये सौदा अभिवचन नहीं लागू होगा, है ना जी। ये प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी। ये है इसका कहाँ कहाँ ये उपयोग लागू होगा, जी, है ना। अब उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कैसे हो, जी, है ना, इसीलिए यल तक धाराएं जोड़ी गई, ABCDEFGHIJK यल, है ना। बी में ये 265B इसको ये शुरुआत की जाएगी अभियुक्त के पक्ष से। अच्छा, अभियुक्त न्यायालय को, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा, बट नेचुरल है कि सेशन कोर्ट में नहीं जाएगा। जो सीवियर केसेज होते हैं वही वहाँ जाते हैं, जो कत्ल जी है, गंभीर अपराध जो सेशन कोर्ट पे जाते हैं, तो ये मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा। अब अभियुक्त जो है एक एप्लीकेशन और पूरा अपना ब्रीफ केस का जो उसके ऊपर अपराध का अभियोग लगा है उसका ब्रीफ लिखेगा और वो सौदा विभाग करेगा कि हम इसमें ऐसा चाहते हैं, है ना, कि हम अपराध स्वीकार करेंगे। वो अपराध स्वीकार करने के लिए कुछ रियायत के साथ अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। क्लियर, न्यायालय को प्रपोजल देगा वो, और उस पर जो है मैं एफिडेविट, एक उसके साथ एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट होगी, ठीक जी। न्यायालय उस पर पहले उसका ट्रायल करेगा, उसको अलग से बुला के उसका बयान लेगा कि वो वाकई में ये इसके लिए तैयार है या किसी दबाव में ऐसा कर रहा है जी। अपराध स्वीकार होने पर अमूमन जनरल केसेज में सजा होती सीधे, लेकिन जब इसमें प्ली बार्गेनिंग में सीधे सजा की बजाय इम्यूनिटी एक सुविधा दी गई है, सौदेबाजी उसी जिसको आप कहते हैं, इस तरह से कि वो अपराध स्वीकार करके उसके एवज में उसको कम से कम सजा दी जाए। और जो अभियोजन पक्ष है, जो विक्टिम है, उसको उसका क्षतिपूर्ति मिल जाए जी। उसमें पैसे की भी बातचीत हो सकती है, उसका जो खर्च हुआ या जो उसको नुकसान हुआ उसके एवज में उसको
दवाई पानी कराए, कोई चोट लगी तो हाँ वो पैसे उसका पैसा वो उसके एवज में दे दे, जी है ना। न्यायालय ये समझने के बाद विपक्षी को छोड़ दे। अभियोजन पक्ष को नोटिस देगा। अच्छा सॉरी, है ना, जी अभियोजन पक्ष को नोटिस देगा। और 265C में अभियोजन पक्ष, मैं विक्टिम, जिसने आईओ जो इंक्वायरी करता है उसको भी बुला सकता है, वो एक जो वकील होते हैं अभियोजन पक्ष के उनको बुलाएगा, और जो अभियुक्त है वो भी अपने वकील को, अभियुक्त और उसके वकील भी आ सकते हैं जी। और उसके बाद वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे सुलह का, एक सिद्धांत, किस सिद्धांत पे कौन कौन सी बिंदु हैं जिस पे निर्णय करना जी। है ना। उसी को ये न्यायालय उस पर चर्चा करेगा और ये अभियोजन पक्ष मिलके एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे समझौते का, और उसको न्यायालय पर प्रस्तुत करेंगे, अप्लाई कर देंगे, है ना। 265 में न्यायालय इनके अनुसार उसकी विवेचना करके उसको समझ के और अपना खुद एक ड्राफ्ट तैयार कर लेगा न्यायालय कि इसी आधार पर उनको सजा या इसका निस्तारण करना है। सजा के बजाय ये समझ लीजिए कि केस का डिस्पोज ऑफ करना है। तो उसमें जो 265E में न्यायालय या तो धारा 360 CRPC में बताया हूँ, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, किसी अपराधी को छोड़ा जा सकता है, उसको भर्त्सना करके या पाबंद करके कि 3 साल तक या फला साल तक जिस सजा के हिसाब से कि या बराबर हाजिर देता रहेगा, उसके आधार पर सदाचार का परिचय देगा, तभी वो उस आधार पर छोड़ भी सकता है न्यायालय। तो इस केस में या तो उस 360 के हिसाब से छोड़ देगा अभियुक्त को, या फिर उस पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनेगा, और उसके बाद दो बात हो सकती है, जहां न्यूनतम अपराध निश्चित है जिस केसेज में उसका आधा उसको सजा देगा, और या जहां ऐसा न्यूनतम वो सजा देना नहीं व्यवस्था है, वहां वो 1/4 सजा देगा टोटल जी, है ना, दे सकेगा। और जो भी सुविधा उसे अभियोजन पक्ष को मिलना है वो उसके पक्ष में डिस्चार्ज कर देगा, है ना। तो सर आज आप यही इतना अभी और भी है जी, ये बहुत लंबा चैप्टर है जी, नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम 2 वीडियो बना देते हैं जी। तो थैंक यू, है ना। इसको यही समाप्त करते हैं, फिर आगे से आप दूसरा वीडियो बनाएं जी। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। ये टॉपिक जो है काफ़ी लेंदी है, इसमें आपने जैसे सुना कि ए से लेके एल तक की इसमें सब सेक्शंस हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो अगर इस वीडियो में जितने भी हमने कितने सेक्शन लिए हैं, इस सब सेक्शन ए से लेके हमने सी तक डिस्कस, हाँ सी तक कि डी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिए। हम लोग जितने भी व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट हम लोग उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन को डिस्कस करने में या फिर उस पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और इस वजह से हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, और सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को, और प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।